अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैनेजमेंट लेक्चर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अर्ली मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और अर्ली मैनेजमेंट के अंदर हम लोग मेजर अप्रोचेस टू मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, फिर क्लासिकल अप्रोचेस देखी, उनमें साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको डिटेल लेक्चर मिल जाएगा, आप इस पर नोट्स बनाएं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इन थ्योरीज को बहुत अच्छे से आप तैयार करें। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्वांटिटेटिव अप्रोच को देखा एंड देन आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहेवियरल अप्रोच को। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the question may appear in exam is like discuss the development and the uses of behavioral approach. बिहेवियरल अप्रोच क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम के दौरान एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, वर्कर्स जिस तरह का बिहेवियर शो करते हैं वो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होगा। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात क्यों की जा रही है? मैनेजर्स का और बहुत से राइटर्स का ये मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर एम्प्लॉय का मैनेजर के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है या मैनेजर का एम्प्लॉय के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है तो क्या होगा कि इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, डिस्प्यूट अराइज होंगे, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे और इस सिचुएशन को मैनेजर जो है वो सही से डील नहीं कर पाएगा। जब वो डील नहीं कर पाएगा ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जो है वो उससे मुतासर होगी। इसी तरह इस पैराग्राफ के अंदर मैनेजमेंट ने बिहेवियरल अप्रोच पे फोकस किया। आजकल के जो मैनेजर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के लिए उन्हें मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं। ठीक है, उनके दरमियान अच्छी बॉन्डिंग, कोलैबोरेशन, इस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं, इस चीज़ को प्रोमोट करते हैं एज वेल एज। तो ये वाली सारी चीज़ें जो वो कर रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है इसको रिफ्लेक्ट कर रही हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर जो भी थ्योरीज पेश की गई थी वो क्लासिकल थ्योरीज हैं। ठीक है, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द अर्ली 20th सेंचुरी रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर ये पता चल गया था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुल होना है या अगर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को देखा जाए, उसको स्टडी किया जाए, उस पर रिसर्च की जाए तो वहाँ पर लोगों की इम्पोर्टेंस मिलेगी हमें कि अगर आप लोग एम्प्लॉयज़ को इम्पोर्टेंस देंगे तो एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करेंगे, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तरक्की की राह पे गामजन होगी। ठीक है, और इसको बहुत से एडवोकेट्स ने जो है वो इस पर बात की थी और वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरल अप्रोच है। अब इनमें कौन कौन से एडवोकेट्स शामिल हैं? इसमें रॉबर्ट ओवन, Hugo Munsterberg, Mary Parker Follett, and Chester Bernard. Their contributions were varied and distinct, yet all believed that people were the most important asset of the organization and should be managed accordingly. हम लोगों ने इससे पहले भी मैनेजमेंट की जितनी थ्योरीज डिस्कस की हैं उसमें हमें पीपल की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जितने ज़्यादा एम्प्लॉय का ख्याल रखते हैं तो एम्प्लॉय उतना ज़्यादा अच्छा काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन कंपोनेंट है ना वो पीपल ही हैं, वो लोग ही हैं। अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओवरऑल तरक्की करेगी। अगर हम लोगों की ज़रूरियात यानी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे तो एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अच्छे से अकम्प्लिश करेंगे। ठीक है, पूरी जान लगा देंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तो फिर वहाँ पर जो है वो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये वाले जो सारे एडवोकेट्स थे इन्होंने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो दी हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरल अप्रोच में और सबकी एक ही बात मेन है, वो क्या है कि लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर उन्हें अच्छे से मैनेज किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल होगी। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर हमें पता चलता है अर्ली एडवोकेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और यहाँ पर कितने अर्ली एडवोकेट्स हैं, 4 जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। हर एक की अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रॉबर्ट ओवन की। रॉबर्ट ओवन एक सोशल रिफॉर्मर और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इनका कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट कंडीशंस की बिना पे डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट तरह से ट्रीट किया जाए। कंसर्न अबाउट डिपोलरेबल वर्किंग कंडीशंस।
proposed आइडियलिस्टिक वर्क प्लेस, यानी एक ऐसा वर्क प्लेस हो जहाँ पर हर एम्प्लॉय को इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी ज़्यादा है ऑल्दो के काम इक्वल ही वो कर रहे हैं, ठीक है। किसी को बोनस दिया जा रहा है, किसी को बिल्कुल भी बोनस नहीं दिया जा रहा, ठीक है। यानी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनकी डिफरेंट रैंक्स की बिना पे उन्हें दी जा रही हैं। सो दिस माइट बी द केस, बट उनके साथ जो है वो इक्वल सलूक जो है वो करना चाहिए, ठीक है। उनको सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट देना चाहिए। अर्ज दैट मनी स्पेंट इम्प्रूविंग लेबर वॉज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। सो जिस तरह से हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, गूगल, मेटा, तो ये अपने एम्प्लॉयज़ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं, ठीक है। उनको ट्रेन करती हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी करती हैं, उन्हें वो सब चीज़ें प्रोवाइड करती हैं जो कि उनकी ज़रूरत होती है काम को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर रॉबर्ट ओवन का कहना ये है कि अगर आप लोग अपने लेबर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम लोग बात करें हुगो मंस्टरबर्ग की, तो इन्होंने 1900 में अपनी कंट्रीब्यूशन दी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। इनका कहना ये था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। सजेस्टेड यूजिंग psychological test for employee selection, learning theory concept for employee training, and study of human behavior for employee motivation, ठीक है। इनका कहना था कि एम्प्लॉय की सिलेक्शन उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट की बिना पर हो, उसको ट्रेन किया जाए, उसको मोटिवेट करने के लिए उसके बिहेवियर को स्टडी किया जाना चाहिए। यानी साइंटिफिक मेथड के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि हर काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाए और फिर हर काम को राइट पर्सन को राइट टाइम पे असाइन किया जाए ताकि वो उस काम को परफॉर्म करने में अपनी पूरी मेहनत करे, ठीक है। बिकॉज वो काम जब उसकी स्किल के अकॉर्डिंग होगा तो वो अच्छे से उस काम को अकम्प्लिश कर पाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पर भी वो एम्प्लॉय की सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हो तो सबसे पहले उसका टेस्ट लिया जाए, उसको देखा जाए, उसकी जांच पड़ताल की जाए, फिर उसको ट्रेन किया जाए, ठीक है। उसको मोटिवेट करने के लिए उसकी बिहेवियर को स्टडी किया जाए। ये नहीं, ये एम्प्लॉय की सिलेक्शन के अंदर डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं जिनको अगर बहुत अच्छे से परफॉर्म किया जाए तो आप एक अच्छा एम्प्लॉय जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर करेंगे और डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। सो अगर इसके बाद बात की जाए मेरी पार्कर फॉलेट की, तो उन्होंने 1900 में अपनी कंट्रीब्यूशंस दी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। और इनका कहना ये था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप वर्क, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, कॉपरेशन, इस चीज़ को प्रमोट किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो डेफिनेटली इससे अच्छा होगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बेनिफिशियल है, ठीक है। मेरी पार्कर फॉलेट जो है वो एक सोशल वर्कर हैं और ये कहते हैं कि पीपल ओरिएंटेड आइडियाज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलोअर्स के। एंड द लास्ट वन इज़ चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड जो है वो एक बिजनेस एग्जेक्टिव थे। 1930s में इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशंस दी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। और इनका कहना ये था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर को चाहिए कि वो एक सोशल और डायनेमिक वर्क प्लेस पे फोकस करे, ठीक है। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सो लोग आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से कोलैबोरेट नहीं कर पाते, तो वहाँ पर मैनेजर को चाहिए कि वो एक सोशल सिस्टम जो है उसको बिल्ड करे। एक्चुअल मैनेजर हु थॉट ऑर्गेनाइजेशन वर सोशल सिस्टम दैट रिक्वायर्ड कॉपरेशन। बिलीव्ड मैनेजर्स जॉब वॉज टू कम्युनिकेट एंड स्टिमुलेट एम्प्लॉयज़ हाई लेवल ऑफ एफर्ट। मैनेजर का ये काम होता है ना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छे से डील करे। जब वो अच्छे से डील करेगा तो मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयज़ को इस बात पे कन्विंस करने में कामयाब हो जाएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेहनत करें। एम्प्लॉयज़ जो है वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट जो है उस काम को करने में पुट करें, ठीक है। फर्स्ट टू अर्ज दैट ऑर्गेनाइजेशंस वर ओपन सिस्टम, यानी एम्प्लॉय जो है वो डायरेक्टली मैनेजर के साथ बात कर सकता है, अपने मसाइल डिस्कस कर सकता है, ठीक है। उसको वहाँ पर मोटिवेशन मिलेगी, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। उसको यानी केयर का एक एलिमेंट जो है उसको वहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली चेस्टर बर्नार्ड का कहना ये था कि ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए मैनेजर को चाहिए कि वो इस तरह का इन्वायरमेंट एम्प्लॉयज़ को दे कि वो एक दूसरे के साथ अच्छे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। जब वहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग होगी तो मैनेजर जो है वो अपने टास्क भी अच्छे से अकम्प्लिश कर पाएंगे, ठीक है।
सो आई होप कि आपको अर्ली एडवोकेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इनकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ऑल्दो कि इन चारों एडवोकेट्स का की कंसेप्ट सेम ही था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को इम्पोर्टेंस दी जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल होगी। लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशंस जो थी वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर डिफरेंट थी। आई होप कि आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ अबाउट हॉथोर्न स्टडीज़। हॉथोर्न स्टडीज़ क्या है? एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं जो कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनीज के अंदर की गई थी 1920 से 1930 के दरमियान। ठीक है, द स्टडीज वर ओरिजिनली डिजाइन टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क प्लेस लाइटनिंग एंड वर्कर प्रोडक्टिविटी। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में लाइटिंग अच्छी नहीं है तो इससे कुछ फ़र्क पड़ता है वर्कर की प्रोडक्टिविटी पे? डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। अगर वहाँ पे लाइटिंग अच्छी नहीं होगी तो एम्प्लॉय को चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर से देखना पड़ेगा। लाइक उसे सही से नज़र जो नहीं आ रहा होगा तो वो ज़्यादा उस पर फोकस कर रहा होगा, उससे स्ट्रेस हो रहा होगा, उसकी जो है वो प्रोडक्टिविटी वहाँ पर रिड्यूस हो रही होगी बिकॉज उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वर्क प्लेस लाइटिंग जो है वो इफ़ेक्ट करी है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। अगर वहाँ पर लाइटिंग अच्छी होगी तो आपका एक जो विजुअल इन्वायरमेंट है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। लाइक आपका दिल कर रहा होगा उस इन्वायरमेंट में काम करने के लिए। अगर आप प्रेजेंट एरा की बात करें तो आजकल जो कंपनीज बन रही हैं वो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। आप देखते होंगे कि वहाँ पर अट्रैक्टिव कलर्स को यूज़ किया जा रहा है, लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। यानी एम्प्लॉयज़, वर्कर्स उस चीज़ से अट्रैक्ट होकर भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जा रहा है, ब्लू, येलो कलर्स हो गए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वॉल पेंटिंग, यानी आपको हर तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है। आपका स्ट्रेस जो है वो कम से कम किया जा रहा है। आपको वहाँ पर एक अजीब सी जो कामनेस है ना वो मिल रही है, यानी आपका वहाँ पे स्ट्रेस नहीं है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर फिर आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, so this is what Hawthorne studies does, like they tell us about the relationship between workplace lighting and worker productivity. ठीक है, और इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं वर्क प्लेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड जिन पे मैनेजर को जो है वो अटेंशन देने की ज़रूरत है, जो कि वर्कर्स की कंसर्न है। तो और बहुत ही स्टडीज़ आपको इस पर मिल जाएंगी जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की इम्पोर्टेंस पे वजाहत करी हैं। ठीक है, सो द लास्ट स्लाइड विच इज़ हाउ टूडेज मैनेजर यूज़ बिहेवियरल अप्रोच। आजकल के जो मैनेजर्स हैं वो बिहेवियरल अप्रोच को किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोगों ने नंबर 1 स्लाइड के अंदर देखा था कि एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, लीड करने के लिए, डिस्प्यूट्स कम से कम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर जो है वो बिहेवियर पे फोकस कर रहे हैं और वो इन्हीं अप्रोचेस को यूज़ कर रहे हैं, यानी मोटिवेशन, लीडिंग, डिस्प्यूट्स कम करना और उनको डिफरेंट तरीके से टैकल करना। द बिहेवियरल अप्रोच वॉज लार्जली शेप्ड हाउ टूडेज ऑर्गेनाइजेशंस आर मैनेज्ड, from the way the managers design jobs to the way that they work with employee teams, the way that they communicate, we see elements of the behavioral approach. So overall इस पैराग्राफ के अंदर ये बात की जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड एडवोकेट्स ने जो कंट्रीब्यूशंस की, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम वर्क को सपोर्ट किया जाना चाहिए, डायनेमिक वर्क प्लेस एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है उसको मज़ीद अच्छा किया जा सके। तो यहाँ पर भी वो यही बात कह रहे हैं कि मैनेजर्स जो हैं वो, आज के मैनेजर भी इन्हीं अप्रोचेस को यूज़ कर रहे हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने हाथोर्न स्टडीज़ की भी बात की जो कि भी हम लोगों ने देखा कि वर्क प्लेस लाइटिंग और वर्कर प्रोडक्टिविटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। डेफिनेटली अगर वर्क प्लेस लाइटिंग अच्छी होगी तो वर्कर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। अगर वर्क प्लेस लाइटिंग ज़बरदस्त नहीं है, डिम लाइट्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वर्कर की प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस होगी। जब वर्कर की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, सो आई होप कि आपको बिहेवियरल अप्रोच की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी रिलेटेड टू दिस, पुट इट इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, and don't forget to hit the subscribe button. Happy learning!